चलिए बताइए, तो जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 है सीयूटी वाला, उसमें क्या क्या डाउट्स है, चैट में बता सकते हो या ऐसे बताओ। क्वेश्चन नंबर, सो थर्ड क्वेश्चन है x1 x2 xn भी है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, इन ऑड है, तो विच आर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अच्छा, अगर इन ऑड है तो n ऑड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो n प्लस 1/2 ही। हाँ तो कोई फिक्स कर लो अपनी मर्जी से ना। कोई फिक्स करके देख सकते हैं। हाँ हाँ, कोई फिक्स कर लो, n के n ऑड है ना, मान लो 3 है एग्जांपल के लिए, हाँ n को 3 रख लो, देन चेक कर लो। नेक्स्ट बताइए जो डाउट है इनका। लग रहा ज्यादा लोग ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि एक एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करो ना, यूनिट वाइज और फुल लेंथ दोनों है, तो 11 आई थिंक दोनों अपलोड हो चुका है, 22 हो गया है, अभी 8 और टेस्ट अपलोड होंगे। तो 5 में क्या है? सैंपल मीन तो सर समझ आ गया क्यों कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन सैंपल मीडियम, हाँ ये थ्योरम है, तो ये गुप्ता कपूर बुक में ना थ्योरम है, तो इसको ये जो सैंपल क्वार्टाइल का वो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन है उससे, हाँ क्योंकि गुप्ता कपूर में थ्योरम है, प्रूफ भी मिल जाएगा, प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद है तो आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं याद है तो एग्जाम में प्रूफ तो कर नहीं सकते, टाइम नहीं है तो छोड़ के ही आना पड़ेगा। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है कि सैंपल मीडियन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बट नॉट सैंपल मीन, तो क्योंकि ऐसे मीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ई एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, और ई एक्स तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए सैंपल मीन नहीं होगा। सैंपल मीडियन कंसिस्टेंट है। अब ये सैंपल मीडियन क्या होता है, तो जो मिडिल टर्म होते हैं है ना, वो चीजें, तो एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अरेंज कर लो, और जो मान लो n ऑड है तो उस केस में क्या होता है, n प्लस 1/2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो सैंपल मीडियन होगा। अगर n इवन है तो n/2 एंड n/2 प्लस 1, तो ये दोनों का, इन दोनों के बीच का जो होगा वो सैंपल मीडियन होगा, ये एवरेज ले लो। तो इस तरह से ये रिजल्ट है डायरेक्टली, ठीक है, गुप्ता कपूर वाली बुक में देखो ये थ्योरम है सीधा सीधा। अल्लाह ये आईएएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, कुछ दिन पहले डाउट क्लास में भी आया था, तो हाँ ठीक है ना, तो ये 10 थ्योरम, एक बार थ्योरम देखना पड़ेगा, प्रूफ है गुप्ता कपूर में है, तुम प्रूफ देख सकते हो। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यहाँ किस पे बात कर रहा, म्यू के लिए, म्यू के लिए, तो कन्वर्स सैंपल मीडियन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। अब ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज करके प्रूफ करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट बताओ 9 6 में हाँ वेरिएंस टी मिनिमम निकालना है, तो एक तो तरीका है पाई बाई लैम्डा की वैल्यू पुट करके देख ले। हाँ नहीं नहीं, बारी बारी क्यों पुट करोगे, यहाँ से वेरिएंस निकालो ना, वेरिएंस टी कितना होगा, तो लैम्डा के फॉर्म में आएगा। हाँ तो लैम्डा का फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। हाँ हाँ सर, डिफरेंशिएट किए थे सर, कुछ मतलब नीचे कुछ गड़बड़ हो रही है। इसमें बताओ ना, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ टी। हाँ सर समझ रहे हैं, वेरिएंस ऑफ टी निकाल दिए, फिर उसको डिफरेंशिएट किए, जो फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी उसमें मिनिमम होगी। हाँ तो करो ना कैलकुलेशन, इजी तो है। आंसर मैच क्यों नहीं करेगा, अभी मैं करूंगा फिर मैच कर जाएगा। तुम लोग ठीक से कैलकुलेशन नहीं करते हो, अभी कैलकुलेशन वही चीज मैं करता हूँ, फिर तुम कहोगे हाँ सर हो गया हो गया, तुम खुद से एक बार ट्राई करो ठीक से, ऐसा कुछ खास है ही नहीं इसमें। मतलब ठीक से केयरफुल, एक बार में दूसरी बार ट्राई कर लो, तीसरी बार ट्राई कर लो, क्या नुकसान है।
क्या हो यहाँ से बताओ, इसको पुट करो, ये कितना है, सिंप्लीफाई कर लो। बताओ इसमें ऐसा क्या था जो तुम नहीं कर सकते थे? ये तो दिक्कत है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मुश्किल क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या इसमें ऐसा नया है? असर किए थे, आंसर नहीं आया, मतलब ऐसा क्या तुम इसमें फंस गए बच्चों वाली चीजों में? तो यही सब दिखा रहा ना आप लोग का लेवल मतलब क्या है, बताओ इतने छोटे से क्वेश्चन में तुम्हें मतलब ये करने के बावजूद आंसर नहीं आ रहा है। तो तुमने ये किया भी, डिफरेंशिएट किया, जीरो भी पुट किया, तब भी आंसर नहीं, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप नहीं कर सकते थे इसमें? सिंपल था ना, वेरिएंस निकालना है, उसको मिनिमाइज करने, हो गया। वेरिएंस निकाला, एक फंक्शन ऑफ लैम्डा हो गया, डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट कर दिया, हो गया, ये आंसर है। मतलब एक बार मान लो गलती हो गई, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, ऐसे 10 बार करेंगे हर बार गलती ही आएगी आंसर, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि 10 बार करने के बाद भी गलत आंसर आएगा, लेकिन एक बार ज्यादा करना ही नहीं है ये चीजें। हाँ 32 ए बी एंड सी भी, मैं हर बार कहता हूँ बच्चों को, जैसे एक बार आपने टेस्ट के दौरान ट्राई किया, मान लो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, कई बार अननोइंगली गलत हो जाता है, उसी को दोबारा सॉल्व करके देखो, तुम्हें पता चलेगा अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते थे, जैसे मुझे परेशान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए एक बार एनालिसिस करो ना कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो सच में नहीं आते हैं, टेस्ट के दौरान कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाता है, तब दोबारा सॉल्व करोगे ठीक हो जाएगा कैलकुलेशन, ये चीज है। हो गया नेक्स्ट। So फर्स्ट में डाउट है, फर्स्ट में क्या है, x1 x2 xn भी है पॉइसन लैम्डा, which of the following are correct, समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट है, तो ये तो ट्रू दिख रहा है ना, तुम सिंपल एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, t by n यूनिक एमएलई है, सॉरी यूनिक यूएमयूई है, तो यूएमयूई क्या होता है, कंप्लीट, इसकी वेरिएंस सबसे कम होती है। हाँ लेकिन निकालते कैसे हैं? मतलब t क्या है, समेशन xi है ना, e ऑफ x बार कितना आएगा, अरे x बार कंप्लीट है, सफिशिएंट है, अनबायस्ड है, तो यूएमयूई बाय लेमन-सेफी थ्योरम से, फिर e ऑफ x, इसमें ये पूछना था कि सर जो सेकंड और थर्ड में है सर उसमें लिखा है यूनिक यूएमवी, तो सर दोनों यूनिक कैसे हो सकते हैं? दोनों इक्वल होंगे, तुम सॉल्व करोगे तो जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाला के इक्वल ही आ जाएगा। अच्छा ओके, मतलब ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों इक्वल ही है। अगर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, हाँ मतलब फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट, अगर तुम सॉल्व करोगे इसको, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे e ऑफ x1 गिवन t, तो वो सिंपलीफाई होके उसके इक्वल ही आ जाएगा, x बार के इक्वल ही आ जाएगा। So both are not different, both are equal actually, that's why. Okay, next 9, which of the following is are correct in a skew Hermitian matrix, the element on the principal diagonal must be either 0 or purely imaginary. C option. अच्छा सी ऑप्शन में डाउट है, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A माइनस ए थीटा लिखने की कोशिश किया है, A माइनस ए थीटा, ए थीटा क्या है, थीटा इज अ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसजुगेट बोलते हैं, सो दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे तुम रियल मैट्रिक्स में क्या करते हो, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, जो क्लास 12th में था ये, तो उसी के बेस पे जनरलाइजेशन है ये। सो a माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, तो इसका तुम वो ले लो, कोई मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन कब बोलते हो, तुम्हें क्या डाउट है इसमें? मतलब ये जो वो मतलब स्क्यू हर्मिशियन वो सिर्फ होता है ना हाफ प्लस a हाफ प्लस a वजह से ऐसे ही होगा ना? हाँ तो वो तो थ्योरम बनाए गए हैं भाई, ये तो सिंपल रिजल्ट है, हाँ वो तो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन,
तो जो आप कह रहे हो हाफ ए माइनस ए थीटा, यस वो भी स्क्यू हर्मिशियन है। तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन ही रहता है। ओके नेक्स्ट बताइए। तो 60 X has Poisson lambda distribution, then x bar minus s square, where x bar is sample mean and s square, this is unbiased estimator of what? तो expectation of x bar minus s square कितना आएगा ये? तो 0 आ रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार मतलब म्यू, तो वो तो लैम्बडा ही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस, तो ये लैम्बडा, अच्छा तो ये 0 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ये? अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, तो लैम्बडा बाई n क्यों आएगा? लेकिन यहाँ एस स्क्वायर, एक मिनट, दिस इज नॉट द एस स्क्वायर वी अज्यूम, यहाँ एस स्क्वायर डिफाइंड है। हम एस स्क्वायर कौन सा अज्यूम करते हैं? यहाँ n वाला है ना, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। सो इसका अगर तुम निकालोगे एक्सपेक्टेशन, सो ये जो एस स्क्वायर दे रखा है, हम लोग जानते हैं एक्सपेक्टेशन 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार, इसका एक्सपेक्टेशन सिग्मा स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो इस वाले का क्या आएगा? n-1 बाहर करो और n से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक। सो तुम्हारा ये वाला जो एस स्क्वायर इस क्वेश्चन में डिफाइंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो अब एक बार चेक करना क्या है ना। सो एस स्क्वायर यहाँ पे जो आएगा, दिस इज द एस स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लैम्बडा है। सो ई ऑफ एस स्क्वायर इसमें हो जाएगा n-1 अपॉन n टाइम लैम्बडा, एंड ई ऑफ x बार है लैम्बडा। अब बताओ, अब डिफरेंस ले लो, कर पाओगे? तो यही ध्यान देना है कि यहाँ पे डिफाइन किया। कई बार चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं, सो हमें एक बार ध्यान देना है कि यहाँ एस स्क्वायर है क्या। तो अगर एस स्क्वायर को अगर सैंपल वेरिएंस अज्यूम कर लेंगे तो वहां पे n-1 होता है। यहाँ इन्होंने बता रखा है एस स्क्वायर ये लेना है। सो तो डिफरेंस ले लो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार माइनस एस स्क्वायर, ये जो आएगा आपका, ठीक है ना, तो वही आ जाएगा जो है लैम्बडा बाई n, ठीक है ये चीज। थर्ड स्टेटमेंट में सब थोड़ा डाउट था। Since consistency is a limiting property, no consistent estimator actually exists as sample size is finite. So क्या होता है? T is consistent estimator of, बोलो क्या होता है ये? थीटा का इसका क्या मतलब? ये मतलब है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सर जब फॉर लार्ज एन ये कन्वर्ट करता है प्रोबेबिलिटी, नहीं इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ tn minus theta less than 0। हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, this less than epsilon is 1 for all epsilon more than 0। so ये डेफिनेशन है इसका। तो ये एक्चुअली ये n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ही वैलिड है ना। तो कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब होगा? जब सैंपल साइज बहुत लार्ज होगा, मतलब वेरी लार्ज होगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? एज अ सैंपल साइज फाइनाइट, बहुत लार्ज के लिए एग्जिस्ट करेगा, स्मॉल के लिए नहीं करेगा, यही कहना चाह रहा है। कंसिस्टेंसी इज अ लिमिटिंग प्रॉपर्टी। तो ये किसी बुक का ही लाइन उठा के इसने स्टेटमेंट बना दिया, बुक में लिखा रहता है ना। तो ये है, जैसे सिंगल रैंडम वेरिएबल कभी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं होगा कि ओनली x1 रैंडम वेरिएबल है, तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं बनाएगा। तो इस तरह से है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, ठीक है ना। तो ये अच्छा इसने पूछा क्या है, एक मिनट इसने पूछा क्या है, क्योंकि यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी, n लार्ज होना चाहिए ना। तो n अगर लार्ज है तो कन्वर्ज कर जाएगी। n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या मतलब है? n लार्ज होने चाहिए। तो पूछा इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर ऑफ थीटा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। अच्छा तो कह रहा 1 and 3 करेक्ट नहीं है, तो 2 मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ तो ये डेफिनेशन ही लिख दिया कंसिस्टेंट, जो मैंने यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ लिख दिया इसने, ठीक है। तो ये ओके है, 2 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज राइट, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है पहला। और सिंस कंसिस्टेंसी इज अ लिमिटिंग प्रॉपर्टी, सो नो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एक्चुअली एग्जिस्ट एज अ सैंपल साइज फाइनाइट। तुम लोग क्या कहते हो, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू स्टेटमेंट लगे थे इसलिए पूछ रहे थे। फाइनाइट सैंपल साइज, तो एक बहुत लार्ज नंबर में तो फाइनाइट ही होता है। मान लो सैंपल साइज 1 लाख है, तो 1 लाख इज अ फाइनाइट और इनफिनाइट? सर यहाँ पर फाइनाइट तो सिर्फ लेस देन 30 के लिए। तो देखो ये जो n लार्ज होगा तो वो भी तो एक फाइनाइट नंबर ही होगा। सैंपल साइज अगर मान लो 1 ट्रिलियन भी है तो 1 ट्रिलियन इज अ फाइनाइट नंबर, तो उसके लिए तो एग्जिस्ट करता ही है ना। जैसे आप कहीं जानते हो ना कि मान लो x1 x2 xn है, तो ये तो कहते हो कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, मान लो थीटा एग्जांपल के लिए, तो x बार जो है क्या है, सैंपल मीन है, तो सैंपल साइज अगर बहुत लार्ज होगा सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा। तो एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि लिमिटिंग प्रॉपर्टी मतलब n लार्ज होगा, तो नो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एक्चुअली एग्जिस्ट एज अ सैंपल साइज इज फाइनाइट। आई थिंक स्मॉल सैंपल साइज के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बट लार्ज सैंपल साइज के लिए स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाएगा। अगर बहुत लार्ज है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी मींस व्हाट, n इज लार्ज, तो अगर n लार्ज है तो स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है कि नो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट, बट इफ n इज लार्ज देन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर विल एग्जिस्ट, है ना। तो ये स्मॉल के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा, लार्ज के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब इन जनरल स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर n बहुत लार्ज है तो हमें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मिलेगा ही, n तो फाइनाइट ही होगा, सो देन वी विल गेट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल के लिए ट्रू होगा। अब स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। फॉल्स क्या है, एक भी काउंटर एग्जांपल है तो स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये ट्रू होगा स्मॉल सैंपल साइज के लिए, पर लार्ज के लिए फॉल्स होता है। एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ओके। नेक्स्ट बताइए। सर 14। और जो लोग डाउट पूछो, टेस्ट अटेम्प्ट किए हो और एक बार डाउट है ना पहले से पता हो, ऐसे ही चेक नहीं करना है। सो कंसिस्टेंट द क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नीमन पियर्सन लेमा। इफ C इज अ क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज A या अल्फा, ठीक है, K इज द कांस्टेंट, देन L0 अपॉन L1 लेस देन इक्वल टू K इनसाइड C। तो द क्रिटिकल रीजन क्या होता है, पहला ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है। L0 अपॉन L1 मोर देन इक्वल टू K आउटसाइड C, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है ना। क्रिटिकल रीजन तो लेस देन इक्वल टू होता है ना। C is the most powerful critical region of size alpha, तो इसमें क्या डाउट है आपको? वो इनसाइड आउटसाइड में समझना है। अरे वो क्रिटिकल रीजन की बात कर रहा है, इनसे मतलब C is the critical region, तो क्रिटिकल रीजन लेस देन इक्वल टू होता है ना, आउटसाइड मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रिटिकल रीजन, सेम बात है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली आएंगे थ्योरम का स्टेटमेंट ही आएगा, डेफिनेशन ही आएगा। इसलिए डेफिनेशन पे पकड़ बनाओ, जो भी वर्ड सिलेबस में लिखा है एक एक वर्ड का ठीक से डेफिनेशन पता हो आपको, उससे रिलेटेड थ्योरम्स याद हो। तो जो बुक्स आप पढ़ते हो जहां जहां भी थ्योरम्स, गीता कपूर का ही बुक उठा लो, तो थ्योरम्स को याद रखने की कोशिश करो, या जो एग्जांपल्स भी है, कोई जो रिजल्ट टाइप का एग्जांपल है तुम याद रख सकते हो स्टेटमेंट, वही डायरेक्ट एग्जाम में आएगा उस तरह से। कैलकुलेशन बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, टाइम कम है ना, क्वेश्चन ज्यादा है। बताइए नेक्स्ट, तो तीनों स्टेटमेंट 22 x1 x2 x10 y1 y2 y10 सर C और P दोनों ही करेक्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, xi's have density exponential with mean lambda and yi's have density exponential with mean 2 lambda, ठीक। तो what is the MLE of lambda based on xi and yi? तो आप क्या कर रहे हो, C और D दोनों करेक्ट है,
कौन से लेकिन यहाँ तो एक्स आई का मीन कितना है एक्स का एक्स आई का लैम्डा और वाई आई का मीन कितना है 2 लैम्डा 2 लैम्डा। तो सो फिर y और y 2 हो जाएगा और x बार हो जाएगा। तो एमएलई तो सॉल्व करेंगे तो एक ही कंबाइन करने दोनों के जोड़ने पे ना आएगा सर। जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन दोनों जोड़ने कैसे पे आ सी हाँ आता है। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to 10 एफ ऑफ एक्स आई प्रोडक्ट एफ ऑफ वाई आई आई फ्रॉम 1 to 10 यही है ना। और तो कैसे आएगा दोनों ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन अरे यार इसको क्या हो गया। सो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है तुमने सॉल्व किया इसको ऐसे सर मैंने दोनों अलग अलग करके किया। नहीं अलग अलग कैसे होगा हमें ये बोल रहा है कि अलग अलग क्यों होगा। ये है इसको कंबाइन कर लो अब आ जाएगा। ये जो है ना कन्वर्ट कर लो इसको अब। सो है ना अब इसको सिंप्लीफाई करो ये कब मैक्सिमम होगा लॉग ले लो डिफरेंशिएट करो और चेक करो क्या होगा। तो यहाँ से एक ही आंसर आएगा यू टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में 0 पुट करो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो एमएलई होगी और एक ही आएगी वो थर्ड वाला ही आएगा। ठीक है नेक्स्ट बताइए 27 था 27 क्या है an estimator with large variance is preferred in which of the following cases एक एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस लार्ज है is preferred in which of the following cases किस केस में एक एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस लार्ज है प्रेफर होगा। तो x follows गामा 1 बीटा यूनिफॉर्म 0 थीटा गामा 1 1 बाई बीटा गामा 0 1 बाई थीटा। सो ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली नोटेशन भी इसको एक्सप्लेन करना चाहिए गामा उसका मतलब क्या है। तो चलो सब में अगर तुमसे वेरिएंस पूछा जाए तो क्या आएगा इसमें थीटा की जगह सारे में बीटा होगा सबका वेरिएंस उस तरह देखेंगे तो गामा जो आंसर दिया उसका ज्यादा होगा वहाँ। which one has a larger variance लेकिन ये सी डी तो ऑप्शन सेम ही दिख रहा है बस थीटा और बीटा कर दिया है। अच्छा 0 है यहाँ पे ओके। तो गामा 0 तो डिफाइंड होता है गामा में तो अल्फा बीटा क्या होना चाहिए मोर देन 0। पॉजिटिव होगा। हाँ तो ये तो इसमें तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन वेल डिफाइंड नहीं है तो आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये सब वेल डिफाइंड है तो पहले वाले का आप डिपेंड करते हैं कौन सा वाला गामा है ना। तो अल्फा 1 बीटा दिस सो पहले वाले ऑप्शन में वेरिएंस x कितना आएगा तो जैसे ये बोल रहा है ये जैसे ये दूसरा वाला केस ले रहा है इसमें बीटा न्यूमरेटर में रहता है ना वो वाला पीडीएफ ले रहा है तो यहाँ पे इसको पीडीएफ ऐड करना चाहिए कि पीडीएफ क्या है वेरिएंस में ना हाँ 1 बाई बीटा स्क्वायर मीन आएगा 1 बाई बीटा वेरिएंस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इसमें क्या आएगा वेरिएंस ऑफ x b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 c में आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ये तो सब में थीटा कर देना चाहिए पहले तो है ना। सो बीटा और थीटा को इक्वल कर दो
एक मिनट, तो इसमें हो गया और बी गामा का पीडीएफ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अगला। सर 23 23 कह रहा है कि सॉल्व किया था सर, इसमें सर ऑप्शन डी आ रहा था। इन नॉर्मल पॉपुलेशन हमें बता रखा है कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर 4 है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू नॉट अगेंस्ट म्यू 1, जहां म्यू 1 बड़ा है म्यू नॉट से, based on random sample of size n, the value of k such that x bar more than k provides a critical region of size alpha. तो ये बोलना चाह रहा है कि क्रिटिकल रीजन है रिजेक्ट h नॉट सिग्मा स्क्वायर 4 दे रखा है, ठीक है, और साइज अल्फा है 5%। तो वैसे क्रिटिकल रीजन क्या होता है, एक्स बार माइनस, इस वाले केस में सिंपल वर्सेस सिंपल का क्या आता है, सिग्मा अपॉन रूट एन इनटू जेड अल्फा अल्फा, ठीक है ना, हाँ, अंडर एच नॉट ना, तो अंडर एच नॉट मतलब म्यू को म्यू नॉट यूज करना है। सो अभी तो है एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू के माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये होगा। तो सिंप्लीफाई कीजिए, सो अल्फा यहां से आ जाएगा, हमें के चाहिए ना, सर। यस सर, के चाहिए। ठीक है, तो ये z हो गया। सो z मोर देन इक्वल टू दिस नंबर k माइनस म्यू नॉट बाई, अब नोटेशन पे डिपेंड करता है, नोटेशन आप क्या लेते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, ये वैल्यू हमें देने, डेटा हमें दिया ही नहीं, इसको देना चाहिए ना z क्या होगा। सो बताइए, ये वन साइडेड टेस्ट है ना, टेस्ट मतलब सॉरी सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो वन साइडेड ही आना चाहिए। तो ये वन साइडेड है ना, तो यहां से क्या होगा, z मोर देन समथिंग, तो ये वैल्यू अल्फा कब होगी, सो इसको आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस नंबर, z अल्फा, तो ये z अल्फा हो जाएगी। तो यहां से क्या पता चला हमें, सो इस वाले से पता चला, यहां से देखो ध्यान से, कि z अल्फा इज दिस नंबर k माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी म्यू नॉट प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, यही ना, देख लो एक बारी। अब सिग्मा कितना है, सिग्मा स्क्वायर हमारा कितना है 4, सो व्हाट इज सिग्मा, बताओ भाई, सिग्मा अपॉन रूट एन, एन क्या है, एन तो अरे एन तो जरूरत नहीं है, एन के टर्म्स में बताने हैं। तो जेड अल्फा की वैल्यू बताओ, जब अल्फा 0.05 है और सिग्मा की वैल्यू 1.96 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3.92 आ रहा था इसमें। अच्छा, तो 3.29 कर रखा है, अच्छा अच्छा, तो 3.92 हो जाएगा ना, 1.96 इंटू 2, तो मतलब इसका करेक्ट डी ऑप्शन होगा। ओके, तो वो 29 गलती से लगा दिया है, ठीक है, तो 23 का डी ऑप्शन।
ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर एक बात, वो तो सर z अल्फा बाई 2 का वैल्यू होता है ना 1.96। हाँ वो देखना पड़ेगा आपको, है ना, कि z अल्फा है या z अल्फा बाई 2 है। एक बार चेक करो, z 0.005 सॉरी 0.05 कितना आता है? कितना बनेगा? क्योंकि ऐसे रट्टा तो मुझे भी टेबल रट्टा थोड़ी टेबल देखना पड़ेगा, टेबल खोल के देखो या ऑनलाइन चेक कर सकते हो। हम्म, टेबल देख के बताओ क्या बन रहा है तुम लोग का। इसमें z है ना, सो तो जेड अल्फा को समझना पड़ेगा। व्हाट इज जेड अल्फा? तो जेड अल्फा का मतलब ये है कि फाई ऑफ जेड अल्फा कितना आता है, ये देखते हो ना तुम टेबल में। तो फाई ऑफ जेड अल्फा इज व्हाट, यहाँ देख के बताओ, व्हाट इज फाई ऑफ जेड अल्फा? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, यस टीचर। तो 1 माइनस अल्फा, तो ये देखना है। तो मतलब अगर तुम लिखते हो फाई ऑफ z 0.05, सो दिस विल बी 0.95। इसको चेक करो टेबल में, ये टेबल में देखते हो ना। 1.96 सो 0.05 कितना है? 1. देख लो एक बार टेबल में। सर 1.645 645 यस सर 1.645 टेबल में देख लो, है ना। तो 1.645 इसका डबल करो अब, तो सही है बताओ। 90% तो होता है ये। अरे तुम लोग टेबल देख के बताओ, सब गेस कर रहे हो क्या तुम लोग? टेबल देख के बताओ ना, एग्जैक्ट सब तुक्का लगा रहे हो। 90%। अरे रट्टा नहीं मारने हैं, देख के बताओ। एग्जाम में कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रट्टा मार के आओ, देख के बताओ टेबल। कोई 90 पे तो 1.28 है। सर 1.645 सर। ठीक है ना। एक तो कुछ लोगों को याद रहता है 2 साइडेड के लिए, ये 1 साइडेड के लिए बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोगों को 2 साइडेड के लिए याद होगा। हां सर, मुझे बोला z अल्फा बाई 2 1.96 होता है। सो अब देखो, अब सही है ये, पुट करो यहाँ पे। हां सर। तो 2 इंटू 1.64 अब सही है मतलब, तो करेक्ट आंसर है मतलब। एक मिनट चेक करो, एक बार टेबल से मैच कर लिया करो, है ना।
बताओ नेक्स्ट बताओ। 48 sir. 48 44 रुको 48 में क्या है? Sir, when I solved, I got A option. But it's Okay, let's check. So R is a given to be correlation coefficient between two random variable x and y. Okay, so R is the correlation coefficient between x and y. Z is ay plus b, and then the correlation coefficient between x and z. तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन, आगे कुछ बताया नहीं, सो वेरियंस x वेरियंस y का रूट, यही है ना? चलो so correlation coefficient between x and z क्या आएगा? So covariance between x and z upon root under variance of x variance of z. Okay, so यहां से पुट कर लो z क्या है? What is your z? ay plus b. So when you put z is ay plus b, a बाहर आ जाएगा, covariance between x y, and here if you put, so यहाँ आ जाएगा वेरिएंस ऑफ z a स्क्वायर, तो बाहर a आ जाएगा, ठीक? सो बाहर a आ जाएगा, सिर्फ बाहर तो मॉड ए होगा ना। हाँ यस यस, क्योंकि वो ऑप्शन करेक्ट होगा सर। a स्क्वायर से क्या आंसर आएगा? डी आने चाहिए सर। अच्छा अच्छा देखते हैं, हाँ क्योंकि a सही कह रहे हो तुम, है ना? रूट अंडर a स्क्वायर इज मॉड a पॉजिटिव है देन यू कैन टेक आउट, इसमें कुछ कहा नहीं है, a पॉजिटिव नहीं कहा है ना? अगर a पॉजिटिव है तभी रूट अंडर a स्क्वायर a आएगा, अदरवाइज मॉड a आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा वेरिएंस x वेरिएंस y, और ये वाला क्वांटिटी ऑलरेडी मुझे गिवन है r, सो a अपॉन मॉड a टाइम्स r। ओके, तो मतलब इट विल बी डी ऑप्शन, ठीक है? सो डी 48 का डी ना, ओके। ओके फाइन, नेक्स्ट बताओ 48 के बाद। 24 फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस h नॉट, जहां म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है, अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, at alpha percent level of significance on the basis of random sample of size n from a normal population with known variance sigma square which is 1. Consider the following statement with respect to likelihood ratio criteria. The value of, सर फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पूछना क्या चाह रहा है कि the value of e की पावर minus n by 2 x bar minus mu naught whole square, the null hypothesis is rejected if lambda is less than equal to k। तो मुझे लग रहा है वो लैम्बडा लिखना चाह रहा है, वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज दिस, क्या लिख रहा है? लैम्बडा इज अ रेशियो ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू इन पैरामीटर स्पेस and maximum likelihood function for all value of mu under h naught। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आ गया, एक बार मैं थोड़ा देखता हूँ ना। तो 24 में h नॉट है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और h1 है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है? एंड सिग्मा स्क्वायर 1 है, ठीक? तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइक्लीहुड रेशियो क्राइटेरिया। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? नॉर्मल है क्या? हाँ, मॉड एक्स माइनस
म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन नॉट इक्वल टू मोर देन इक्वल टू के टाइप का। तो इस तरह से आएगा। तो ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू के बोलते गलत है स्टेटमेंट, पहला भी दूसरा ना, क्योंकि लैम्डा क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द लैम्डा। तो यहाँ ये कुछ लिख रहा है एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा कितना है 1, रूट एन वो है। पहला ऑप्शन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं है। फिर उसके बाद भी लैम्डा कहाँ से है वो भी क्लियर। लैम्डा मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मान लो, तो लैम्डा वहां पे हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि वो ऊपर पहले में लिख सकता है। सो हाँ, लैम्डा कहाँ से आया ये भी क्लियर नहीं है। और ये बता रहा है लैम्डा रेशियो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ म्यू इन पैरामीटर स्पेस। अच्छा, एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ म्यू अंडर एच नॉट। ये क्लियर नहीं, इसको बोलता हूँ ठीक करेगा ये। ठीक है, आगे बताओ। तो इसको क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत है ना। 27 मतलब पहले में लैम्डा देगा और दूसरे में लैम्डा बता रहा है क्या है उस तरह से। सो 27, हाँ 27 में क्या है कि हाँ ये तो हो गया। ये जस्ट गामा का पीडीएफ डिफाइन करेगा, फिर सब में इक्वल देखना हाईएस्ट वेरिएंस किसका आएगा। 36 कह रहा है कि W बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 डीएल मैट्रिसेस। ठीक है, सो W क्या है, सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस है जहां Aij 0 है अगर I मोर देन J है। ai 1 है तो डायगोनल पे तो 1 है, और I मोर देन J कब होता है, जैसे ये एलिमेंट है A12 तो यहाँ I लेस देन J है, तो I मोर देन J बिलो डायगोनल होते हैं, तो बिलो डायगोनल्स 0 हैं। एंड प्रॉपर्टी ये है कि ठीक है, ये मतलब A इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और B कोई 3x3 इलेवन मैट्रिक्स है, इसमें AB बराबर BA है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है ना, मान लो ABC टाइप का कोई भी नंबर है। अब कह रहा है कि B कोई ऐसा मैट्रिक्स है जहां AB और BA इक्वल है फॉर ऑल A इन W। W कोई 3x3 के मैट्रिक्स का स्पेस है। ठीक है, सो W में ऐसे मैट्रिसेस है ना, मतलब 3 एलिमेंट इसमें अननोन है ABC टाइप का, ये स्पेस ऑफ सच। अब AB बराबर BA है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे है ना फॉर ऑल A बिलोंग्स टू W। तो इसमें से A कोई मैट्रिक्स लो और AB बराबर BA हो जाता है, तो क्या होगा, जब AB बराबर BA हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, सो नाउ बोलो भाई। तो सिर्फ B का फिर
जो नीचे 0 0 को है वहाँ पर ABC होगा तो 0 0 0 नहीं, देखो ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेंगे? सारे मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो वैसे तो स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो एवरी A in W has an inverse which is in W। हाँ, तो ये तो पहला स्टेटमेंट पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, एवरी A in W has an inverse which is in W। तो ये इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा 1 आएगा। A में जो भी मैट्रिक्स हैं उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, डिटर्मिनेंट 1 आएगा तो इन्वर्टिबल तो है। तो पहला तो ओके है। दूसरा क्या कहना चाह रहा है? B12 0 होगा, B13 0 होगा, B23 0 होगा। तो B मैट्रिक्स कैसा होगा तुम सोचो, जो कम्यूट कर जाए इसके साथ। तो उसमें पुट कर लो ना, B कोई भी बना लो तो अपनी मर्जी है, 3x3 का मैट्रिक्स। मान लो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ठीक। ये हमारे पास है B11 12 13 21 22 23 31 33 33। अब AB बराबर BA कर दो, देखो क्या आता है। यहां अगर तुम्हें करना है उसको ऐसे कर लो, A12 A13 क्या है ये 23 है ना, 23 यही है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, AB बराबर BA, इक्वेशन नहीं आ जाएगी? तुमने ट्राई किया ऐसे? अरे मान लो ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, तो क्या AB निकाल सकते हो? और उसको BA के इक्वल पहले AB फाइंड करो, BA फाइंड करो, दोनों को इक्वेट करो तो 9 इक्वेशंस बनेंगी। देखो उनमें से क्या क्या करेक्ट आ रहा है। AB और BA निकालो, A इंटू B करो, B इंटू A करो, फिर इक्वेट करो, देखो इन तीनों में से कौन सा 0 हो रहा है, उसके हिसाब से आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, इसको सॉल्व करो। 17 mean and variance of x are mu and sigma square and सर जो लास्ट क्वेश्चन था सर, उसमें सर एक प्रॉपर्टी सर होती है कि सर AB इक्वल्स टू BA फॉर ऑल B अगर A हमारा स्केलर मैट्रिक्स होती है सर, ये उसमें अप्लाई नहीं होता। लेकिन A तो कुछ भी हो सकता है वहां पे, यहाँ A फिक्स कर रखा है इसने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी अपर ट्रायंगुलर ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर उसने ये था कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगा तब वो स्केलर ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x दे रखा है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? सो दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नहीं आएगा, p आएगा। सो दिस प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। सो 2 सिग्मा ना, सो कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 2, तो यहाँ 1/2 कर रखा है, क्या होगा? k स्क्वायर होता है ना। तो आई थिंक रूट हटाना पड़ेगा क्या, तब करेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, तब भी सर ऑप्शन फर्स्ट है because the sign is empty, it's greater than or equal। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा। सो लेस देन इक्वल टू, ये जो p क्वांटिटी, तो p में प्रोबेबिलिटी भी लगाना बाकी है, ये लगाया भी नहीं प्रोबेबिलिटी। सो p जो है that probability is less than equal to sigma square by 2 sigma by 2 हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ऐसा है एक्चुअली, √2 और सिग्मा है, ऐसा है एक्चुअली। इसने गलती से रूट ना पूरा खींच दिया है, ये वाली चीज है। तो ऐसा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा।
तो लेस देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यहाँ मोर देन इक्वल टू कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसमें जो है तो तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, कैपिटल P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू सिग्मा। ठीक, ये बनेगा, ठीक है ऐसा। तो और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू दिस। चलो नेक्स्ट बताओ। 38 ये कह रहा है एफ एक्स है कॉस एफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स है साइन एफ एक्स। तो पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। तो एफ कॉन्टिन्यूअस है 2 पे, ये किया क्या है, एफ एक्स के अंदर कॉस एफ एक्स है और यहाँ एफ एक्स में क्या यूज करेंगे, लगता है cos x प्लस ऐसा होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्या करते हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा 38 में क्या होगा, एफ एक्स इज कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड gx is साइन ऑफ एफ एक्स कर रखा है। ओके, सो साइन ऑफ एफ एक्स मान लो, सही मान लेता हूं सही है, मुझे लगता है साइन ऑफ एफ एक्स होगा। इसमें करेक्शन की जरूरत है। सर वो जो fx अगर cos x प्लस cos of x स्क्वायर होगा तो कंटीन्यूअस होगा क्या? नहीं, तो देखो एक्स स्क्वायर के बारे में क्या, ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 के जो राइट हैंड लिमिट है हाँ, वो 4 हो जाएगी। 4 का इंटीजर मतलब 2 का राइट हैंड 2 पॉइंट समथिंग है, तो स्क्वायर करेंगे 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1.9 समथिंग होगा, 1.9 का स्क्वायर करोगे तब भी वो 4 से कम ही रहेगी ना। हाँ, 19 स्क्वायर 371 ना, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 2 पे वो आ जाएगी 3,
और राइट हैंड लिमिट है 4, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता, तो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद sin ऑफ fx होगा तो वो भी तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। हाँ, साइन ऑफ fx की बात करेंगे तब यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगा, हमें सिर्फ 2 पे बात करना है नहीं, ओके। तो यहाँ मुझे लगता है ठीक करना पड़ेगा इसको कुछ, है ना। इसको क्वेश्चन में इसने ये टाइपिंग वाला ना कॉपी पेस्ट मारते हैं और ये चेक करने वाला ठीक से चेक नहीं किया है, इसको बोलता हूँ कि इसका टेस्ट। fx इसमें इसको करेक्ट करने की जरूरत है, करेक्ट हो जाएगा कल, तभी शाम तक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। सर 39 1 by 1 39 एफ आर से आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ए एन सीक्वेंस है 0 1 में, तो एफ ए एन क्या होगा? तुम बताओ, कोई आर से आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताओ जरा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलो एक्स ले लिया एग्जांपल के लिए, ए एन कोई सीक्वेंस है जो 0 1 में है, तो 1 by n ले लिया, सो एफ ऑफ ए एन आ जाएगा 1 by n ही। तो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, n की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, तो पहला आउट, बाउंडेड ओके हो सकता है, कन्वर्जेंट ओके हो सकता है, नॉट नेसेसरली बाउंडेड, तो मुझे कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो चलो, इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस है आर से आर में, तो एक तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का फायदा ये है कि सर -1 to the power n ले ले तो हो जाएगा। -1 इसमें आएगा 0 से 1 में, हाँ सर, कैसे आएगा -1? वो -1 सर। हाँ, तो उसको उस तरह से ठीक करो, तो 1 प्लस कर दो चल जाएगा, 1 प्लस -1 की पावर n ले लो, अब ये आ जाएगा 0 से 1 में, लेकिन ये 2 हो जाएगा नहीं, एक मिनट, तो 2 आ जाएगा तो गड़बड़ है। तो पूछना क्या चाह रहा है कि देन fx एन बाउंडेड, तो ये देखो इस एग्जांपल से जो मैंने अभी लिया था, इस एग्जांपल से एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, इस एग्जांपल से क्या क्या ऑप्शन आउट हो गया, ए ऑप्शन फॉल्स हो गया इससे, बी, और ये बोल रहा है डी नॉट नेसेसरली बाउंडेड, जरूरी नहीं है बाउंडेड होगा, जो कि डोमेन बाउंडेड है। देखो होता क्या है, ए एन, ये जो जब एफ ए एन लिख रहे हो तो तुम्हें पता है कि ए एन की वैल्यू 0 से 1 में है, तो एक थ्योरम होता है कि अगर डोमेन बाउंडेड है, यहाँ डोमेन मतलब ए एन की बात कर रहा हूँ, एफ ए एन में ए एन 0 से 1 में ही होगा, तो ए एन जब 0 से 1 में होगा तो एफ फंक्शन भी बाउंडेड ही होगी। ये थ्योरम है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ बाउंडेड इंटरवल इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है ना। तो एफ जो होगा वो बाउंडेड ही होगा, तो एफ ए एन, ये थ्योरम है डायरेक्टली, तो ये कहीं ना कहीं बाउंडेड ही होगा, मान लो स्मॉल m से कैपिटल M तक, बिकॉज ये 0 1 में है, सो दैट हैज टू बी बाउंडेड, गारंटी है। अब क्वेश्चन है कन्वर्जेंट को आउट करना है, ठीक है ना, तो मैं ये बोल दिया डी गलत है। डी क्यों गलत है? क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, क्योंकि an 0 से 1 में होगी, तो एफ एन इज श्योरली बाउंडेड, क्योंकि ये थ्योरम है कि बाउंडेड सेट हमेशा किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बाउंडेड सेट पे जाएगी। तो ठीक है ना, डोमेन बाउंडेड है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो रेंज भी बाउंडेड होगी, ये थ्योरम है।
सो इसलिए डी गलत है, तो ए डी गलत हो गया। अब सी की बात करो बाउंडेड कन्वर्जेंट में, तो एक ऐसा एग्जांपल लो जहां अनबाउंडेड आ जाए, तो कोई ऐसा फंक्शन लो कि अनबाउंडेड बन जाए, कोई ऐसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन लेना पड़ेगा। हाँ तो मैं ऐसा करूं ना, देखो मैं सीक्वेंस को ऐसा ले लूं, एक सीक्वेंस में ऐसा ले लूं 0 और 1, जब n ऑड है तो 0 और n 1 है तो इवन, तो बताओ इसका इमेज क्या बनेगा? आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसने कहा है ना कि fx कॉन्टिन्यूअस, तो fx तो x ही है मेरा, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग fx है, an 0 से 1 में चाहिए, तो मैं n जब ऑड है तो 0 लूंगा और n जब इवन है तो 1 लूंगा, 0 से 1 में है। अब f ऑफ an क्या होगा, क्योंकि x पे ही मैप कर रहा है तो ये भी 0 1 ही होगा, तो n बराबर ऑड और n इज इवन, सो f an 0 1 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है f an? हाँ या ना? नो सर। इसमें 2 लिमिट है, तो ये सी ऑप्शन आउट हो गया, तो मतलब ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताइए जी। सर 37 37 कह रहा है कि S is a set of matrices A such that 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, so each element is either 0 or 1, but इस तरीके से है कि sum of all entries, अच्छा sum of aij's over j, so j मतलब कॉलम, फर्स्ट कॉलम, j को मैं 1 रख दूं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें मैट्रिक्स aij है और aij की वैल्यू जो है समेशन ओवर j इज 1, तो मतलब लाइक, और ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, सो ai1 प्लस ai2 अप टू ai5 इज 1, i इज फ्री, है ना? तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट का सम 1 होगा, ठीक है, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का सम 1 होगा, और ईच aij कैन बी 0 और 1, तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है। सो यहां से देखो 5 क्रॉस 5 is a matrix in which each element will be either 0 or 1, so each element is either 0 or 1 and the condition is sum of each row is 1, so total sum of element in each row is 1। तो मुझे अब बताओ इसमें 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5 की है, सो मुझे एक एलिमेंट बस 1 रखना है, बाकी सबको 0 रखना पड़ेगा। 5 केसेस आएंगे। Yes, so there are 5 cases, 5 possibility of putting 1, so 1 has 5 choices, it can be placed anywhere, तो 5 choice यहाँ है। In the second row how many choices 1 has, each row का सम 1 होना चाहिए ना, हाँ ईच रो का सम 1 होना चाहिए, कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ईच रो का सम 1 होना चाहिए, फॉर ऑल आई होगा यहाँ पे, है ना, सम ओवर जे फॉर ऑल आई। ये 5 क्रॉस 5 नहीं होगा, मैंने 5 स्क्वायर, हाँ 5 क्रॉस 5 होगा, सो ओके सपोज यू टेक कितने होगा, 3 तो 5 लिए ना, तो मुझे ये समझना ये क्या फॉर ऑल जे, ये जो आंसर जिसने लगाए हैं उसके साथ ईच रो और ईच कॉलम का सम 1 होना चाहिए, तब जाके आएगा ना 5 फैक्टोरियल, सम ऑफ ईच, ऑल आई दिया हुआ है ना, हाँ ये ऑल आई होगा यहाँ पे। सिर्फ फॉर ऑल जे दिया हुआ है तो उसको उस हिसाब से तो कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए।
तो अगर सिर्फ रो का सम अगर मान लो 1 है ना, सो 5 चॉइसेस ऑफ 1, हियर 5 चॉइसेस ऑफ 1, 5, तो 5 into 5 into 5 कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर आ जाएगा। नहीं 5 स्क्वायर क्यों आएगा? मतलब 25 5 स्क्वायर। अरे in one row there are 5 options, in second row there are 5 options, in third row there are 5 options, in fourth row there are 5 options, in fifth row there are 5 options. So what is total number of possibilities? 5 के ऊपर 5 ना। तो ये तब है जब सिर्फ रो सम 1 है। अगर रो एंड कॉलम बोथ सम 1 हो जाए तब क्या करोगे? तब 5 फैक्टोरियल होगा। तो ये जो लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहना चाह रहा समेशन ए आई जे और समेशन ओवर आई जे होगा तब, अदरवाइज 5 की पावर 5 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर सिर्फ रो सम 1 है तो देन टोटल पॉसिबिलिटी होगी 5 की पावर 5, और रो एंड कॉलम बोथ सम 1 हो जाए देन 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बताओ, तो इसका अभी के हिसाब से ये फॉर ऑल आई कर देता हूं यहां पे, तो इन दैट केस आंसर विल बी 5 की पावर 5, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 37 46 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड से दोनों सेम ही है। सर ए बी डी तीनों से। हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ये की गलत है, और एट 1, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, डिफरेंशिएबल है 0 पे। ये क्या लिखा है? which of the following is true? so this is differentiable at 0 but not at 1। क्या कर रखा है ये? एक मिनट, हाँ जी जी, वही 15 मार्च से बैच है, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं व्हाट्सएप करना, ठीक है? क्या कर रखा है? तो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है 0 1 दोनों पे, तो ये गलत है। डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, डिफरेंशिएबल है 0 पे, है ना, ये होगा एक्चुअली। तो यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट बताइए, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 तो ये थे ना, ये इसकी वजह से डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, तो डिफरेंशिएबल एट 0 होगा, बट इसकी वजह से नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है। 62 में क्या है कि फ्रॉम द सम ऑफ स्क्वायर, अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स इन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन एज कंपेयर टू कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन यूजिंग द सेम मटेरियल इज। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स बोल रहा है किसमें ज्यादा होगा? सर वो एरर सम ऑफ स्क्वायर होगा ना क्वेश्चन में। मुझे सम ऑफ स्क्वायर तो हर केस में अलग होता है। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर से नहीं नहीं, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है सम ऑफ स्क्वायर का ना। अच्छा, यूजिंग सेम मटेरियल, मतलब ठीक है, सेम आइडिया है। तो किसका सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब का इक्वल होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या नॉट कंपेरेबल होगा? तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है? समेशन है ना, मतलब स्क्वायर ऑफ सारे आउट वो कर दो। तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए? सर एरर सम ऑफ स्क्वायर होना चाहिए क्वेश्चन। या ऐसे है तो इक्वल ही रहेगा दोनों में। सर एरर सम ऑफ स्क्वायर होगा तो लेस देन हो जाएगा। रीजन होगा क्योंकि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में क्या है, ब्लॉक, एरर से ही हम लोग ब्लॉक निकालते हैं ना। ओके, और यहाँ पे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन है, ठीक है, तो सारे आउटकम इसमें कंसीडर होते हैं, वहां ब्लॉक के हिसाब से कंसीडर होते हैं। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर होगा तो क्या होगा फिर? आंसर करेक्ट है, लेस देन होगा। तब लेस देन होगा। अच्छा, तो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट ही है ना, तो सीधा सा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ, एरर सम ऑफ स्क्वायर करवा देता हूँ, लेस करवा देता हूँ। सो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बताओ। 65 For a standard n cross n Latin square, how many different Latin square can be obtained with the same standard? सर ये आंसर सही है लेकिन सी ऑप्शन सेम दिया हुआ है। मैंने सी दिया था तो गलत। अच्छा, सी और डी ऑप्शन सेम है, ओके, तो ओके ठीक है, तो इसमें
नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट। हाँ तो सर ठीक वो करवा देंगे हम। सर 51 सर इसमें नंबर 2 वाला जो है वो तो सही होगा ना? The smaller the type 1 error rate, the more correct is the inference. मतलब टाइप 1 एरर जितना कम होगा उसका इन्फ्रेंस मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, या जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं या है ना जो बताते हैं डिसीजन। सो द मोर करेक्ट इज द इन्फरेंस। सो टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, है ना। तो है जरूरी है कि टाइप 1 एरर जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ज्यादा इन्फरेंस करेक्ट होगा। टाइप 1 मतलब तो साइज कम हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस रीसेट बढ़ जाएगा ना? तो साइज कम हो जाएगा तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, तो रीजन बढ़ जाएगा। लेकिन तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एच नॉट के रिजेक्ट करने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे टाइप 1 एरर क्या है मतलब 5% तक मान लो अलाउड है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तक अलाउड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर करेक्ट द इन्फेरेंस। इसको देखना पड़ेगा। तुमने कहीं देखा ऐसा लिखा हुआ बुक में? इन्फ्रेंस उतना करेक्ट होगा मतलब उतना डिसीजन हमारा ज्यादा करेक्ट होगा। मतलब सर ऐसा वो हाइपोथेसिस जो मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ तो the more correct the inference is. ठीक है ट्रू होना चाहिए। तो इसमें डी वाला क्या बोल रहा है कि टाइप 1 एरर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ द एग्जामिनर। हाँ क्योंकि हम वो करते हैं तो फिक्स करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है 2 और 4 दोनों करेक्ट होना चाहिए? हाँ सर। ठीक है मैं बोल देते हैं पर चेक कर लेगा। तो इस वजह से बनाए हैं। सो ठीक है नेक्स्ट बताइए। सर 2 स्क्वायर 2 क्यूब से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। क्या है क्वेश्चंस कहाँ है? जैसे PYQ वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो रहे हैं?
जैसे सर इसमें इसमें है मॉक में 57, 58 इस क्वेश्चंस। एक मिनट, क्यों नहीं उठे? तो फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, इन अ 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर एफ इज गिवन बाय। ये तो ऐसे बना दिया है, लेकिन वहां पे जनरली जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हैं वो इनोवा टेबल पे आए हैं ना, तो यहाँ इन्होंने बना दिए तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। ये तुम्हें बुक से देखना पड़ेगा, है ना। सर इसका जो मेन इफेक्ट होगा उसके साथ माइनस होगा और जो मेन इफेक्ट होगा उसके साथ प्लस होगा। ठीक है, तो इसका ना वो देखेगा, थ्योरी डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी, इसमें तो लिख दिया, बना दिया है। जनरली जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए इन सब द 2 स्क्वायर फैक्टोरियल का तुम वो देख सकते हो कि इनोवा टेबल क्या जनरली उस पे क्वेश्चंस आए, लेकिन इस तरह क्वेश्चन है तो बेसिक है। कोई बुक उठा लो डिजाइन में, या मुझे लगता है 1-2 क्लास लेके पढ़ाऊं क्या, तो क्या 11 मार्च है, अभी 11 दिन है एग्जाम में, नहीं तो इसमें कहना पड़ेगा। मतलब कोई भी आई थिंक मोंटगोमरी की एक बुक आती है ना, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, मैंने ये पढ़ा था, ये तुम देख सकते हो। ऐसे बुक तो बहुत सारी हैं, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो फॉर्मूला ये बुक का ही है, तो सिंपल है, तुम एक्चुअली तुम लोग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है ठीक से, ये चीजें हैं। और बहुत डिटेल में मैं भी पढ़ाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत कैलकुलेशन होंगे। तो जो बेसिक इनोवा टेबल है वो तुम्हें हर डिजाइन का देखना है। जनरली जो क्वेश्चंस आए 90% क्वेश्चंस इसी इनोवा टेबल पे आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आया है, ये चीजें हैं। बट इफ यू वांट देन वी कैन डिस्कस, ये है। बट देख सकते हो बहुत इजी है ये ना, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मेन इफेक्ट क्या है फैक्टर का, तो ये जो फॉर्मूला से डायरेक्टली दिख जाएगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड है ये, या फिर मैं क्लास में डिस्कस भी कर सकता हूँ। देखते हैं मॉक टेस्ट कराता हूँ तो होगा, फिर एक क्लास में डिस्कस, तुम खुद भी पढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं क्लास लेकर कराता हूँ। ये है, तो हमने एक दिन पीवाईक्यू ही जस्ट करा दिए, जितने पीवाईक्यू थे जो इसके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वो करवाया था मैंने एक दिन, ये चीज है। नहीं तो उसका थ्योरी क्लास लेता हूँ, ये भी कर सकते हैं। पुराने साल पिछले साल मैंने कुछ कराए होंगे, वहाँ बहुत डिटेल में नहीं कराए थे। जो रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें देखो बीच बीच में होगा, क्योंकि वो लास्ट में कराया था, तो उसमें थोड़े से कराए होंगे हमने, ये चीज वो देखना पड़ेगा। ये सर उसमें देखे थे जो लास्ट ईयर के हाँ, recorded तो उसमें भी थोड़ा सा कराया होगा, बहुत डिटेल वहाँ भी नहीं कराए थे क्योंकि एंड में कराए थे। Yes, sir. तो देखो उसमें सब फॉर्मूला होगा, नहीं तो इस बार फिर डिटेल में करा सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास अभी कम है, 11 दिन है, ऐसे तो काफ़ी है। अभी नेक्स्ट बताओ, नहीं तो थ्योरी में क्लास ले लेंगे एंड में। 71 and 74 दोनों गलत है। $71 ये ऑप्शन होना चाहिए सर। 71 क्या करा है, mxt तुम्हारे पास 1 plus e की पावर t दिस वेरिएंस ऑफ x विल बी, ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर, बाइनोमियल एक को हाफ होगा सर, ये ऑप्शन। हाँ, x है बाइनोमियल n, 1/2, तो वेरिएंस कितना आएगा, 10 into half मतलब 1/2 की तरह। MPQ होता है ना, तुम क्या बता रहे हो, बाइनोमियल में क्या होता है, वही ना, NPQ, मतलब जो रस्सी आंसर थोड़ी लाने हैं, ये तो n/4 हो जाएगा ना, ये चीज है। वो किसी भी ऑप्शन से भी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो लिखने में करेक्ट करना पड़ेगा। सो इसमें इसको करेक्ट करवाता हूँ, क्यों नहीं करते ये लोग।
बताइए नेक्स्ट। हाँ 74 से 256 एक मिनट, 74 56 तो अभी कहाँ पे थे, 71 था ना, 4 5 आ गया। हाँ इसमें क्या है, तो एक काम तो ऑप्शन में गिवन है सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो सर इससे पहले x is 11 given x more than 0। अच्छा x is equal to 1 होगा तो सही है। हाँ सर नेक्स्ट बताओ, ठीक है। 56 किस का था ना, 56। सो 56 में क्या है, लेट द लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस a n b n b k n k q। अच्छा तो 56 में है लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस a n b n b k and k q, ठीक है। तो इफ द सीक्वेंस a1 b2 a2 b2, क्या लिख रहा है a1 has the limit, then the value of this limit is, so मेरा ये ऐसा होगा, ये बोलना चाह रहा है 56 में कि जो an सीक्वेंस है उसकी लिमिट है k और bn सीक्वेंस है उसकी लिमिट है kq। तो a1 b1 ऐसा है, a2 b2 एंड सो ऑन, इसकी लिमिट क्या होगी, अच्छा ये कन्वर्जेंट है। ओ एक मिनट, सर दोनों सबसीक्वेंस का लिमिट सेम होगा ना, k इज इक्वल्स टू k q। तो मुझे लग रहा है कि या तो ऐसा कहना चाह रहा है ना कि यहाँ पे a1 b1 ऐसा लिखना चाह रहा है, a2 b2 ये कॉमा में है, कॉमा है, a3 b3, ये एक नया सीक्वेंस बनाया। तो एक सब सीक्वेंस ये है और दूसरा सब सीक्वेंस ये है, और चूंकि इसके पास लिमिट है तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और हर सब सीक्वेंस की सेम लिमिट आएगी। तो आई थिंक यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगा रहा है कि k इज इक्वल टू के क्यूब, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 और -1, इसलिए ये आंसर लगा रखा है ना। ओके तो यहाँ बस क्या होगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन ऐसा चल रहा है। तो वो इसमें जो है ठीक है, तब समझ आ गया। तो यहाँ होगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बताइए।
ये टाइम भी हो गया लग रहा है। तो ये मॉक टेस्ट 7 था, ये करेक्ट हो जाएगा, तुम दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट बढ़ा देंगे तो ये सारे जो भी जैसे कुछ गलतियां मिली है तो वो करेक्ट हो जाएगा, अभी आज रात तक करेक्ट हो जाएगा, तो तुम देख सकते हो दोबारा ये चीजें। चलो ठीक है भाई, तो इसको अभी स्टॉप करते हैं, तो इसको अटेम्प्ट करके आओ पहले। कल जो अच्छा कुछ यूनिट वाइज टेस्ट कर लेते हैं, रुको। तो अभी यूनिट वाइज में कितना हुआ था हमारा, यूनिट वाइज का जो डिस्कशन है 1 2 3 का हुआ था जस्ट, है ना, ये 3 टेस्ट का शायद हुआ था, क्योंकि यूनिट वाइज में 10-10 क्वेश्चन ही है, जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए था आपका। सो यू कैन अटेम्प्ट, अगले कल तुम इसको कंप्लीट करके आओ, क्योंकि एक यूनिट वाइज टेस्ट 15 मिनट का है और 10 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे करके 1 2 3 का डिस्कशन हुआ था, तो हम लोग अभी करेंगे 4 5 6, ये तीनों आप कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 4 5 6 इसको कंप्लीट करके आओ। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज टेस्ट जो है 4 5 6, इसको एक बार अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद एक बार फिर से दोबारा सॉल्व करके देख लो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं टेस्ट के दौरान, देन जो डाउट रह जाता है वो क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। तो अभी ये स्टॉप करते हैं, सीयूटी वाले लोग हैं ना लीव कर दो, और हम लोग कल 6 to 8 जो क्लास होगी उसमें हम लोग यूनिट वाइज 4 5 6 का डिस्कशन होगा, ठीक है। थैंक यू।